गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था किसके बारे में, इक्विलिब्रियम के बारे में और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो या तो ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का होता है या फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का होता है। इसी पे बेस हमने 3 टाइप के इक्विलिब्रियम डिफाइन कर दिए थे, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। उनकी कंडीशन भी लिख ली है जो आपको एज इट इज याद रखनी है। ठीक है, ध्यान किस चीज पे देना है कि क्वेश्चन में किसका ग्राफ आया है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का आया है या फिर पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का है। क्लियर है ना? हाँ, मेथड तो सेम ही। हाँ, ये स्लोप देख, ये वाला स्लोप देखना पड़ेगा ना फिर आपको। हमेशा स्लोप तो वही देखा जाएगा tan थीटा जो एक्स एक्सिस के साथ आ रहा है। हाँ भैया, ले लो, ये तो मेरा है। ये तो यही है ना, इसी में लगा ना, मेरे वाला लग रहा है। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं एक। आइडेंटिफाई द पॉइंट्स of stable and unstable equilibrium. ठीक है रे, क्या है फर्स्ट में? A unstable, B stable, C is not in equilibrium। बहुत बढ़िया। तो आपने देखा होगा लेफ्ट में जाती फोर्स कैसा आ गया है, नेगेटिव। वो दूर चला जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे फोर्स जीरो तो है ही। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जबकि यहाँ अगर आप राइट में डिस्प्लेस करते हो तो फोर्स आ रहा है लेफ्ट में, तो ये हो गया आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। और सी है नॉट एन इक्विलिब्रियम। यूएस कर दिया गया हो तो हाँ, नोटबुक बना लो। तो आपको पता है जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो अनस्टेबल, जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो स्टेबल। स्टेबल। कर्व डालोगे तो ये आपको दिख जाएगा अनस्टेबल है, बी स्टेबल। और बी है हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? और कितना अंदर आके पूछोगे? जाओ बाहर वापस। बदतमीज। तो दोस्त हो गया तुम मेरे? कैसा एटीट्यूड है तुम्हारा? पूछो, पूछा क्यों था?
क्यों पूछा था कि मैं हाँ बोलूंगा तब आओगे ना? तो अगर वहां से पूछा था और तब तक मैंने हाँ नहीं बोला था तो नहीं पूछना चाहिए था, या तो फिर पूछते ही नहीं। आ जाओ, हीरो भी बन रहे हैं, वहां से पूछ लिया था एक बार। अगर मेरे रिस्पॉन्स का आपको वेट ही नहीं करना तो पूछ क्यों रहे हो? अरे आप सबको नहीं पूछना, पागल दिमाग हिला हुआ है। अब एक एक खड़े हो गए। चलो आगे बढ़े। दिन खराब नहीं है, आदतें खराब है तुम्हारी। समझ आ रही है बात? और अभी हंस रहे हो ना, है तुमको लग रहा है कि जीवन बड़ा आसान चलने वाला है, ऐसे नहीं चलेगा। थोड़ा सा अपने आप में बदलाव लाओ। तुम्हारे ही नाम है कि देव? चलो। तो अगर इक्वेशन दी गई है या कर्व दिया गया है, हम निकाल सकते हैं कौन सा पॉइंट स्टेबल का है, अनस्टेबल का है और न्यूट्रल का है। इक्वेशन वाले हमने क्वेश्चन किए नहीं है, एक क्वेश्चन में करा देता हूँ, ऑल द बेसिक मैथ्स जैसी क्वेश्चन होगा। ठीक है, लिख लो। वही बिल्कुल। ठीक है। द पोटेंशियल एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी of a particle moving on x-axis is given as u is equal to x cube by 3 minus 4x square। एक सेकेंड, -6x 3x स्क्वायर कर लो। ठीक है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब स्टेबल है अनस्टेबल है? बोलो भाई, बढ़िया बात है। अपना सॉल्व कर लिया, बैठ जाओ चुपचाप। सही। हो गया, बड़ा ही सिंपल सा है। पहले इक्विलिब्रियम के पॉइंट निकालने के लिए कंडीशन 1 अप्लाई कर देंगे। कंडीशन 1 जो थी वो थी कि du बाई डी एक्स ये हो जाना चाहिए 0। डिफ्रेंशिएट करते आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से मिलेगा x इज इक्वल टू 4 और 2। यानी 4 और 2 वो पॉइंट्स हैं जहाँ इक्विलिब्रियम है। अब 4 पे स्टेबल भी हो सकता है, अनस्टेबल भी हो सकता है। उसके लिए हम कंडीशन 2 अप्लाई करेंगे, जो कि हो जाता है d2u बाई डी एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करोगे मिलेगा 2x माइनस 6। इसको चेक किया जाएगा एक बार एट x इज इक्वल टू 4, तो ये मिलेगा आपको 2 विच इज ग्रेटर देन 0, यानी कि मिनिमा। मिनिमा यानी कि स्टेबल। और सिमिलरली d2u बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 2, ये मिलेगा -2 विच इज लेस देन 0, यानी कि मैक्सिमा अनस्टेबल।
हम क्या लिख देंगे, एट x इज इक्वल टू 4 इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेबल है, और एट x इज इक्वल टू 2 इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है। बेसिक मैथ्स में अगर ढंग से पढ़ लिया था तो इन फ्यूचर कोई भी ऐसी कंडीशन दी जाए किसी भी चीज की तो करने का मेथड एग्जैक्टली सेम रहने वाला है, कोई डाउट? चलो, तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जनरल चीजें हमने पढ़ ली हैं। अब जैसे वर्क डन उन चीजों का जो काफी ज्यादा यूज होती हैं हमने अलग अलग किया था, जैसे वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन और वर्क डन बाय स्प्रिंग। वैसे ही अब इनकी पोटेंशियल एनर्जी भी हम देखेंगे, तो लिख लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, ये होता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स अपने वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करता है। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होगी, वर्क डन बाय ग्रेविटी। क्योंकि ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो जितना भी वर्क ग्रेविटी करेगी वो सीधे सीधे पोटेंशियल एनर्जी में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, देख लो कैसे इसे निकालते हैं। तो मान लेते हैं ये अर्थ की सरफेस है और यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखी हुई थी, मैं कह देता हूँ m मास की। ये पोजीशन A है, ऑब्जेक्ट का मास m ले लेते हैं, उसे हम ले जाते हैं पोजीशन B पर। ठीक है ना? तो क्या ग्रेविटी ने कुछ वर्क किया होगा? ये हाइट मान लेता हूं मैं h1 है, और ये हाइट मान लेता हूं मैं h2 है, और g को कांस्टेंट मान लिया गया है हर जगह। ठीक है, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि A से B अगर लेके जाएं, सबसे पहली चीज कोई पूछ सकता है A से B हम किस रास्ते से ले गए हैं, क्या उस पर वर्क डन डिपेंड करेगा? वर्क डन ग्रेविटी का सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। y में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, याद है कि नहीं? अब बस मुझे निकालना है Yes. कि क्या होगा ग्रेविटी ने। तो आप सीधे क्या लिख सकते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हर समय इस ब्लॉक के ऊपर ग्रेविटी का फोर्स mg ही लग रहा होगा और वो डाउनवर्ड ही लग रहा होगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर आप लिखो तो आ जाएगा mg इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, h2 माइनस h1। पॉजिटिव वैल्यू लानी है ना, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अब बात करते हैं साइन की। सोच के देखो, mg हमेशा लगा नीचे, ब्लॉक को आप ले गए ऊपर, तो वर्क डन कैसा आया? कोई दिक्कत? अब वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होता है क्या? वर्क डन इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है क्या? चेंज, समझ आया? यानी वर्क डन बाय ग्रेविटी ये होना चाहिए नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी नेगेटिव ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, जो कि अल्टीमेटली यू इनिशियल माइनस यू फाइनल है। समझ आया? अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mg h2 माइनस h1 इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। क्लियर हुआ कि नहीं? अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्लियरली हम सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बता पाए हैं mg h2 माइनस h1 से। अगर मैं चाहता हूं कि बी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी बताओ, चेंज पूछा होता वो तो पता लग गया ना, अरे यही तो चेंज है, माइनस ऑफ वर्क डन कर देते। इसी को मैं लिख भी देता हूँ क्या होता। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये तो सिंपली मिल गया है माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी, यानी कि सिंपली mg h2 माइनस h1। कोई दिक्कत इसके अंदर? ये अपना बीच वाला एक इंटरमीडिएट फॉर्मूला आ गया। चलो इस पे ध्यान देते हैं। तो क्या मैं किसी जगह की एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी बता सकता हूँ? आप देखो दो अननोन है, ui और uf। क्या आपको ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी पता थी? सब कंफ्यूज हो गए, मुझे नहीं पता किस बात से कंफ्यूज हो गए। मैंने सिर्फ वर्क डन निकाला,
और वर्क डन इक्वल था नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर वर्क डन पता है तो उसमें माइनस साइन लगा के आप क्या बता पाओगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पर अब चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो दोनों ने ना फाइनल भी नहीं पता और इनिशियल भी नहीं पता, चेंज पता है। तो अब एग्जैक्ट अगर किसी जगह की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है तो उसके लिए कहीं ना कहीं रेफरेंस लेना होगा। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं अगर ऐसा कह दिया जाए कि इफ u इनिशियल इज इक्वल टू 0, इनिशियली हम क्या मान लें, 0। और ये मानना कब कन्वीनियंट रहता है, जब h1 इज इक्वल टू 0। हम मान लें कि कोई धरती की सतह के ऊपर है, कोई सरफेस के ऊपर है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। तो फिर जो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल आएगी वो क्या आ जाएगी, mgh। बात समझ आई कि नहीं। तो लोगों ने ये बना लिया तरीका याद रखने के लिए कि अगर हमारे पास, अभी लिखने का टाइम दे दूंगा मैं, देख लो, ये अर्थ है और कोई ऑब्जेक्ट m मास की, इससे h हाइट ऊपर है सरफेस से और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम क्या बता देंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या आप सिंपली बता सकते हो u इज इक्वल टू mgh। बात समझ आई। पर क्या ये हमेशा ट्रू है, वो किस पे डिपेंड करेगा, रेफरेंस। कंफ्यूज करने के लिए कह दिया जाता है कि मान लो अर्थ की सतह पर, सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी है 100 जूल, तो बताइए 10 मीटर ऊपर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यू फाइनल आप क्या लिखोगे, यू इनिशियल प्लस mgh। बड़ी सिंपल सी बात है, रेफरेंस पे डिपेंड करती है ना बात। तो ये भी फॉर्मूला में लिखा देता हूं कि यू फाइनल ये हमेशा होगा यू इनिशियल प्लस mgh। समझ आ रही है बात, यही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। और एक चीज याद रखो, जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाओगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, नहीं वो सब कुछ मतलब नहीं होता बेटा। पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी से कुछ लेना देना है नहीं, वो तो वर्क डन बाय ग्रेविटी है। अभी तो मैंने बताया, क्या वर्क डन को काइनेटिक एनर्जी से कुछ लेना देना है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। समझ आया, काइनेटिक एनर्जी से अभी तक हमने कोई रिलेशन नहीं देखी है। रिलेशन होती है पर इसका कोई लॉजिक नहीं है। रॉकेट जब ऊपर जाता है तो उसकी हाइट भी बढ़ती जाती है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, और उसकी स्पीड भी बढ़ती जाती है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़े तो काइनेटिक एनर्जी घटे, ऐसी कोई रिलेशन डायरेक्टली नहीं। मास भी कम हो रहा होता है और उसके ऊपर एक थ्रस्ट फोर्स लग रहा होता है, वो हम पढ़ेंगे आगे चल के। थ्रस्ट फोर्स जो नीचे गैसेज इतनी तेजी से निकाली जाती हैं ताकि वो ऊपर जा सके। ठीक है, चलो अब नोट डाउन कर लो आप लोग। तो 90% केसेस में सरफेस पे क्या ली जाएगी, 0। अच्छा ये भी याद रखना, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारी इच्छा है हम 0 कहाँ ले रहे हैं। आगे चल के जो क्वेश्चन आएंगे आप जहां चाहो वहां 0 ले सकते हो। समझ आ रहा है, बिल्कुल ले सकते हो। तो नीचे वाली क्या हो जाएगी, नेगेटिव। बस ये याद रखो, ऊपर जाने पे बढ़ती है, नीचे जाने पे घटती है। कितने से, mgh से। बेटा वर्क और वो सेम ही तो है, और हमने यू इनिशियल को 0 बोल दिया। अगर नहीं बोला होता तो फिर फॉर्मूला अलग आ जाता। फॉर्मूला तो बेसिकली यू फाइनल यू इनिशियल प्लस mgh, पर हम हमेशा यू इनिशियल को क्या ले लेते हैं, 0। हाँ अगर आप 0 वहां ले रहे हो बेंच मार्क पर, पर वो डिपेंड करता है ना। किसी बच्चे ने मान लो ए पे ही 0 ले लिया तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी ए पे 0 है। आपने सरफेस पे ले लिया 0 तो आपके लिए mgh1 है। किसी ने ऊपर ले लिया h2 पे 0 तो उसके लिए माइनस mgh2 है। तो वही मैं अभी लिख के बता दूंगा आपको।
पहले लिख लो फटाफट ताकि मैं आगे लिख सकूं। आज तुम लोगों को डांट पड़ेगी, तारीफ हुई तुम्हारी, सम्मान दिया गया, ठीक है कुछ ऐसे नहीं सीखता इंसान यार। इतनी आसानी से अगर सीख जाए तो फिर समस्या ही कहाँ बचेगी। एक बार कह देने से आप सीख जाओ, क्या सिखाया गया? बड़ों की इज्जत करो। ये तो आपको बचपन से सिखाया गया है, बचपन से बड़ों की। किसी ने बोला बड़े में जाके लाठी मार देना भाई सड़क पे दिखे तो? सब कहते हैं ना रिस्पेक्ट करो तो। पर क्या हम आज तक सीखे? नहीं। तो हम 5 मिनट में सीख सकते हैं? नहीं। ये कब सीखते हैं? जब हम बड़े हो जाते हैं, और जब कोई हमारी डिसरिस्पेक्ट करता है तब ये चीज की फीलिंग आती है। समझ आ रही है बात? बच्चे तो कई तरह के होते हैं। मैं अपनी क्लास में बैठा रहता था तो मेरे टीचर को मेरा नाम भी नहीं पता था शायद कभी, क्योंकि ना मैंने कभी डाउट पूछा, इतना हेजिटेशन था, है ना, और ना कभी आर्ग्यू करना तो दूर की ही बात है ना। ये भी बच्चे तो, कुछ बच्चे खुले बच्चे होते हैं, ओपन, जो काफी बातचीत करते हैं, पर वो ये भूल जाते हैं कि वो भी एक एज पे पहुंचेंगे। पर हर चीज की एक लिमिट हम ही सेट कर सकते हैं ना। आप चाहो तो कहीं भी कोई भी लिमिट सेट कर सकते हो अपने लिए। भाई, ये चीज अब रियलाइज होती है जब खुद उनकी एज पे पहुंचते हो कि यार बच्चे उल्टा बोल रहे हैं, क्या ही मतलब रह गया, है कि नहीं? तो यही जीवन है यार। हर चीज समय निकलने के बाद ना बहुत अच्छी तरह से रियलाइज होती है। ये सेम चीज जेई की प्रिपरेशन के लिए भी वैलिड है। जिस दिन जेई का एग्जाम दोगे उस दिन अगर अच्छा नहीं गया तो मन में तुरंत आएगा कि अरे यार करा क्या 2 साल, थोड़ा सा एफर्ट मान लेते शायद कुछ हो गया होता। पर तब मौका नहीं बचता। रिपीट कर सकते हो पर फिर वो सेम चीज रिपीट होती है, क्योंकि फिर 1 साल है तो फिर डीले पड़ जाते हैं। तो वो इंसानी नेचर है। क्योंकि आज मुझे ऐसा लगा कि रोहन सर सही में परेशान थे, वो मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि तुम लोग हंसी मजाक करते हो, मेरे को कभी कोई दिक्कत होती नहीं। आज वो सही में परेशान हो गया, नहीं तुमने हद कर दी, नहीं करना चाहिए ना तो। चलो हो गया कॉपी, लिख लो। तो वो चीज यहाँ पे लिखवा देते हैं, ठीक है, कि मान लो हमने रेफरेंस लेवल यहाँ ले लिया है, ठीक है, इसे मैंने कह दिया रेफरेंस लेवल। तो जिस चीज को भी आप रेफरेंस लेवल लोगे वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या कह दोगे? 0। तो अब एक पॉइंट मान लो यहाँ है ए, और एक पॉइंट यहाँ पर है मान लेते हैं बी, और इसकी हाइट ऊपर है h, इसकी डेप्थ नीचे है h। तो बताओ ए पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ऊपर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, ये लिखाया गया है ना। तो 0 से अगर बढ़ाते हैं तो क्या हो जाती है? 0 प्लस mgh यानी कि mgh। बात समझ आई? बी पे यानी नीचे जाने पर कोई दिक्कत? ये थी आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा सवाल करो।
पहले एक टाइम पास कर लेते हैं, फिर एक अच्छा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ एक पॉइंट है ए, यहाँ एक पॉइंट है बी, ये डिस्टेंस है 50 मीटर और ये एंगल है 37 डिग्री, ठीक है ना। ए की हाइट दे दी गई है, ये 10 मीटर ले लो। अब ब्लॉक moves from A to B, देख रहे हैं ना डायग्राम। मास दे दिया गया है आपको 10 kg, जी भी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ potential energy at B is equal to 100 joule, find potential energy at A। ऑनलाइन इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हरीश आया है क्या आज? अरे यहाँ तो दिख ही रहा नहीं है ऑनलाइन में। आया हूँ सर। आए हो, आज काफी शांत लग रहे हो। ऐसे ही। सर 1100 joules। ओके, एक बताओ, देखते हैं। क्या आया? सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकाल सकते हैं कि नहीं? 3100। सिर्फ हमें y लिख देता हूँ इसे। हाँ सर 3100। ये जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी चाहिए वो कितनी हो जाएगी? mgh। तो mg इंटू वाई को लिख सकते हैं 50 sin 37 डिग्री। तो समझ आया कितना आया? 3000 जूल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होना चाहिए। अब किसकी बड़ी होगी, ए की या बी की? ऊपर जाने पे बढ़ती है, ये कॉमन सेंस। तो क्या लिख सकता हूँ, यू बी माइनस यू ए, ये होना चाहिए 3000। तो यू बी क्या पूछा था? यू ए, यू एट ए क्या आ गया? यू बी माइनस 3000, कितना हो गया? कोई दिक्कत?
एक ही चीज आपको याद रखनी है, ऊपर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, नीचे आने पर घटेगी। कोई डाउट बोलो? ऊपर जाने पे इंक्रीज होती है ना। अब एक हाइपोथेटिकल प्लेनेट है हमारा, जिसके लिए ग्रेविटी जो वेरी करती है वो इस तरह से वेरी करती है, g इज g नॉट बाय h। g नॉट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस। अब एक ऑब्जेक्ट जो m मास की है, उसे हम h हाइट से 4h हाइट पे लेके जा रहे हैं, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितने से इंक्रीज हुई होगी? ऑब्वियसली क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ रहा है कि ये मेंस के लेवल से बेटर सवाल है ना, एट दिस स्टेज आपके लिए। आगे चल के सिंपल हो जाएगा, ट्राई करो। कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली वही है, ऊपर जाने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। जी नॉट कांस्टेंट है, एच तो वेरिएबल है ना। ये लो, ठीक है। सर H सरफेस से पे क्या हुआ बेटा? सर अगर सरफेस से 0 हुआ मींस पहले इनिशियली मास, अरे हाँ ठीक है एच क्यों, ओके। क्यों जीरो आया आपका? तो संभव है। एच की टर्म तो आएगी भाई। ये हो सकता है एम जी नॉट आ रहा हो, संभव है। अरे तो 0 आएगा। पक्का? सर 0 आ रहा है। डेल्टा यू तो पूछा था, ठीक है था सर, जीरो आएगा क्योंकि डेल्टा यू जीरो आ रहा है। अगर डेल्टा यू जीरो आ रहा है तो डेल्टा यू जीरो ही आएगा, वो तो है ही। कहने का मतलब, ये लो, तो ये हाइट h होगी, यहाँ कहीं आपने पहले रख रखा है, तो बाद में ये हाइट है भाई 4h। कोई समस्या? ग्रेविटी हर जगह बदल रही है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh नहीं होती वो mgh। पोटेंशियल एनर्जी mgh से बढ़ती है अगर आप h डिस्टेंस ऊपर जाते हो। अरे बात समझ आ रही है? पोटेंशियल एनर्जी mgh थोड़ी होती है, वो तो तब होती है जब सरफेस पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी हो। ऐसा कुछ बोला गया है क्या यहाँ पे? नहीं बोला गया। वैसे भी आपसे इंक्रीज यानी कि चेंज ही पूछा गया है, तो क्यों ना मैं ऐसा इमेजिन कर लूं, ये आपका मैक्सिमम हाइट है जहां तक जाना है, यहाँ से आपको शुरू करना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से किसी डिस्टेंस x पे जाता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा x हाइट है। समझ आ रहा है ना? क्या हुआ? वो एक ही बात है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, h ले लोगे तब भी आ जाएगा। तो इस की परेशानी मत क्रिएट किया करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अभी भी कर दूंगा, ये देखो। तो हम h हाइट ऊपर जाते हैं, ठीक है ना। हाइट का थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं पत्थर का। समझ आई बात? मैंने पत्थर को ऊपर खिसका दिया है कितना, डी एच, तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई होगी, थोड़ी सी बड़ी होगी। कितनी थोड़ी सी बड़ी होगी? डी यू अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, एम, उस जगह पे ग्रेविटी, तो एच हाइट पे ग्रेविटी क्या होगी, और आपने बढ़ाया कितने से? बात समझ आई?
टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी सी बड़ी है वो निकालने के लिए क्या करना होगा, ये चमकता है कि नहीं, अब du लिख लिया है तो अब dh उधर आ गया तो इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ h की लिमिट लगेगी कहां से कहां तक, h से लेके 4h। आपको m और g नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1/h dh क्या होता है, 1/h का इंटीग्रेशन, 1/x का ln x। ln h। तो डेल्टा u की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा m g नॉट ln h, जिसकी लिमिट है h से लेके 4h। पुट करोगे यहां से आपको मिलेगा m g नॉट ln 4h माइनस ln h हो गया ln 4h अपॉन h, h कट गया। ये आंसर समझ आया। पढ़ लो ना सवाल एक बार, पढ़ो, स्क्रीन पे लिखा है। क्या पूछा है, यू पूछा है या डेल्टा यू पूछा है, बस ये सवाल पढ़ना जरूरी है। बोलो, तुम मान लो, मान लो तो वो जो mgh आ गया है, mgh से बढ़ जाती है, वो कब है, जब g कांस्टेंट है। जो कुछ भी स्क्रीन पे लिखा जाता है सब जरूरी होता है, यहाँ कचरा टाइम पास नहीं होता। ठीक है, तो ये देखो वहां पे जब डेरिवेशन किया है तब हमने लिखा होगा कि g को क्या माना है, कांस्टेंट। बात समझ आई। तो आप अगर कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो ही फायदा होगा। कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल सा है, थोड़ा सा dx ऊपर जाए या बड़ा सा जाए, कोई भी डिस्टेंस आप ऊपर जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। g कांस्टेंट है तो डायरेक्टली ऊपर जा सकते हो, पर g वेरिएबल है तो हर जगह छोटा छोटा सा चेंज आपको ऐड करते जाना होगा। ठीक है, रिवीजन के लिए क्वेश्चन को रख लेना। ये हो गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन। अगली चीज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये बहुत आसान है। हम्म हम्म कौन h, मैंने सिर्फ इंक्रीज लिखा है। इंक्रीज लिखने के लिए मुझे रेफरेंस की जरूरत है क्या, मुझे तो किसी जगह की एग्जैक्ट बताने के लिए कहीं पे रेफरेंस लेना पड़ता है। मैंने तो सिर्फ ये लिख दिया किसी हाइट h पे होंगे, वहां कुछ भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, उससे dh ऊपर गए होंगे तो कितनी बड़ी होगी, क्योंकि अल्टीमेटली मुझसे यही पूछा है कि h से 4h जाने में कितनी बड़ी है, ना कि 4h पे कितनी हो गई है। बात समझ आ रही है, तो इसलिए इंक्रीज का फंक्शन लिखने की कोशिश करनी होगी। अब बहुत हो गया, क्या लिखें ग्राउंड से, महाराज ग्राउंड से ही ले गए थे हम तो h ऊपर, बोलो। वहां पे ग्रेविटी क्या लिखते, h तो है ही नहीं ना कुछ, तुम तो ग्राउंड से dh ऊपर ले गए हो ना, तो तुम तो ग्राउंड से ही चिपके हुए हो लगभग, अब क्या लिखोगे। तो ग्रेविटी का फंक्शन भी तो अल्टीमेटली जब इंटीग्रेशन में फंक्शन आएगा तभी तो आंसर आएगा ना, बस dh लिख देने से आंसर थोड़ी आ जाएगा, फंक्शन बनाना पड़ता है। ये खुद से हैबिट आ जाएगी, सेंटर ऑफ मास जो अगला चैप्टर है उसमें बहुत करना है ये सब। अगली लिख लो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये बेसिकली क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग, एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग। तो मुझे बताइए, अगर मैं स्प्रिंग की लेंथ को इंक्रीज करता हूं तो क्या उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, नहीं नहीं, मैं बाहर की तरफ लेंथ बढ़ा दूं तो क्या एनर्जी स्टोर होती है, और अंदर पिचका दें तो तब भी स्टोर तब होता है। एनर्जी स्टोर नहीं होती, जब वो नेचुरल लेंथ पर हो। यहाँ यही चीज लिख लो, व्हेन स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ, no energy is stored in it, no energy is stored in it,
अच्छा, यही आपकी एक पोजीशन हो गई जहां पे रेफरेंस लेवल हो गया कि नहीं हो गया ये, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब यहां से अगर मैं x से एक्सटेंड करूं या x से कंप्रेस करूं, वर्क डन सेम आएगा या अलग अलग आएगा? सेम आएगा। साइन सेम आएगा अलग आएगा? साइन चेंज हो जाएगी। सेम आएगा। तो mean position से दूर जा रहे हैं तो वर्क डन नेगेटिव। याद करो, चीजों को समझो। मीन पोजीशन की तरफ आते हैं तो वर्क डन पॉजिटिव, मीन पोजीशन से दूर जाते हैं तो नेगेटिव। यानी कि आप x में राइट जाओ या x में लेफ्ट जाओ, वर्क डन सेम आएगा, नेगेटिव आएगा और वैल्यू आएगी -12 आएगी कि नहीं? तो उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? 12 इसलिए स्प्रिंग में कभी कंफ्यूजन होता ही नहीं है। स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड एनर्जी अगर बोली जाए आपसे, या यू स्प्रिंग लिख देना चाहिए, यू ऑफ अ स्प्रिंग। हाँ सर आप प्लीज थोड़ा रिपीट कर सकते हो, मैं डिस्कनेक्ट हो। बेटा फॉर्मूला बताया है मैंने तो, कि अगर आप लेंथ इंक्रीज करो या डिक्रीज करो एनर्जी तो स्टोर होगी ही होगी। यहाँ पे x बस याद रखना कि क्या है, एक्सटेंशन और कंप्रेशन दोनों के लिए वैलिड है फ्रॉम मीन पोजीशन। फ्रॉम मीन पोजीशन कोई समस्या? हमेशा पॉजिटिव ही आएगी स्टोर्ड एनर्जी, ये नेगेटिव नहीं हो सकती। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ही होती है, तो टेंशन कम है थोड़ा सा, है ना, बस। और कोई पोटेंशियल एनर्जी होती है? नहीं, एट दिस स्टेज तो नहीं होती, आगे चल के आएगी तो आएगी। एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं इसके ऊपर। तो क्वेश्चन है, अ स्प्रिंग जिसका K दे दिया गया है 100 न्यूटन पर मीटर is stretched by 2 meters initially if it is stretched further by 2 meters, find the increase in its stored potential energy. सिक्स हंड्रेड जूल्स। आ रहा है 200 600। देव भाई क्या कहते हो? श्योर? बाकी 200 वाले लोग खुद ही लौट गए, 200 वाले। यहाँ पे नारी शक्ति की ओर से क्या आ रहा है जवाब, सुना जाए। 200 श्योर? बेटा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, 400 आ रहा है। अरे हाथ जोड़ता हूँ भाई, माइनस कभी होता ही नहीं है। सर 600 आ रहा है। 400 एक नई एंट्री। तो 600 200 400 600 800 1000 1200 क्या चल रहा है भाई? तो क्योंकि हम ध्यान से नहीं सुनते इसलिए 200 आंसर आता है। फॉर्मूला क्या है? हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है? एक्सटेंशन या कंप्रेशन फ्रॉम मीन पोजीशन। इनिशियली एनर्जी कितनी होगी? 2 मीटर से खींचा हुआ है तो हाफ के 2 का स्क्वायर। अरे समझ आया? यानी कितना हो गया?
200 जूल। यू फाइनल हाफ के कितने से टोटल खींच गया है अब? 2 मीटर तो था ही, 2 मीटर और खींच दिया, तो मीन पोजीशन से देखते हो ना आप तो हमेशा। तो टोटल कितना हुआ है? 4। कितना हुआ? 800। अरे समझ आया? तो इंक्रीज कितने का हुआ? 600 का। आपने क्या किया? डायरेक्टली हाफ के 2 का स्क्वायर, है ना? तो क्या बोला उन्होंने? सवाल पढ़ो ना। इफ इट इज स्ट्रेच्ड फर्दर, फर्दर का मतलब और ज्यादा 2 मीटर आगे खींच दिया, तो टोटल कितना खींच दिया? फर्दर का मतलब बेटा होता है जहां था वहां से 2 मीटर आगे, और स्ट्रेच करना है और ज्यादा। अगर आप 2 मीटर वापस ले आते तो वो तो क्या हो जाता? हमेशा वो लिखा भी तो है, फ्रॉम मेन पोजीशन एक्स, एक्स हमेशा मेन पोजीशन से ही लेना है। क्लियर हुआ? आगे लिख लो, इसका यूज भी आगे आएगा। हाँ बोलो। आगे लिखो मैकेनिकल एनर्जी। हम्म हम्म टोटल एनर्जी भी कहते हैं इसे। अब अगली क्लास में हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम इंट्रोड्यूस हो जाएगा। हाँ, फिर उसके क्वेश्चन करने हैं, बस खत्म। वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ने के बाद। अरे वर्क अपॉन टाइम, अगर वर्क निकालना आता है तो पावर टाइम से डिवाइड करना है। क्या ही करेंगे उसको, जरा सी देर में हो जाएगा। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली क्या हो जाता है? टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी ई अगर मैं लिखूं इसे, तो इसे मैं लिख सकता हूं U प्लस के। और समझ आए? इसी को कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, क्या टोटल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है? क्या काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो सकती है? नो सर। नो सर। नेगेटिव नहीं, 0 बोल लेने दो उसको पहले, बोल लो तुम पहले, बोल लो। स्क्वायर कर रहे हैं, मास नेगेटिव हो नहीं सकता। हाफ तो भगवान ने पॉजिटिव दिया है, कैसे नेगेटिव करेंगे? हमेशा पॉजिटिव रहती है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्या पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है? कैन बी नेगेटिव। तो क्या मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है? कैन बी। यस सर। अगर काइनेटिक 0 हो जाए और वो उसकी वैल्यू जाए तो नेगेटिव में, तो ऑलवेज होता है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होती है। बस ये हो गई एनर्जियां खत्म। ठीक है, एनर्जीज खत्म हो गई। इस पे चलिए, वर्क एनर्जी थ्योरम लिखा।
एक क्वेश्चन लिख लेते हो, चलो। ठीक है, बॉल को रेस्ट से ही रिलीज किया। आधी हाइट पे पूछा है, 125 मीटर ऊपर जब होगा। So 12,000 or 24,000. 12,000 or 24,000। Sir, kinetic energy is 0. Kinetic 62,500, potential 12,500, 62,500। सर मेरी टोटल एनर्जी -1000 है। हो सकता है टोटल एनर्जी -1000। सर मेरी +1000 आ रही है। 1 मिनट का समय और है, सभी लोग ट्राई करें। 62,000 धरती को चीरते हुए निकल जाएगी तुम्हारे पास। और 125 चलने के बाद तो कितनी भयंकर होगी। हाँ बोलो भाई। और 6,000 सर काइनेटिक 12,500 पॉजिटिव और और काइनेटिक 12,500 जूल्स और पोटेंशियल माइनस। 13,1500। काइनेटिक एनर्जी तो माइनस होती नहीं है। काइनेटिक नहीं, पोटेंशियल कोई बात नहीं। पोटेंशियल। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने पहली बार आंसर देने की कोशिश तो की। शब्द नहीं निकल रहे तुम्हारे मुंह से काइनेटिक, क्योंकि पहले बोले ही नहीं ना कभी। पर एटलीस्ट ट्राई करो, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी तो ½ mv² होती है ना, उसमें प्लस माइनस सोचना ही नहीं होता, तो प्लस कर दो बस अगर v सही निकाला है तो। अरे स्पीड निकालनी, √2gh फॉर्मूला था, याद नहीं है? या v = u + 80 निकाल लो, या v² = u² + 2s कुछ भी लगा दो, अंडर रूट होता है 50।
हाँ ठीक है, 2500 ही तो है, 62,000 नहीं जा रहा लेकिन तब भी। जैसे हमारी गवर्नमेंट कर रही है वैसे तुम कर रहे हो। हमने देखा अकाउंट में कितने कितने रुपए डाल दिए। छोटे छोटे बच्चों के अकाउंट में 900 करोड़ और 60 करोड़ रुपए डाल दिए। 900 करोड़ बेटा एक बच्चे का था, गलती से हुआ है। आज सुबह की न्यूज नहीं देखी क्या? एक किसान है, एक किसान के अकाउंट में पता नहीं 40 या 50 करोड़ रुपए डाल दिए। वो किसान अपील कर रहे हैं कि प्लीज, अब वो वापस तो लेंगे ना ऑब्वियसली, थोड़े से छोड़ दो किसान कह रहे। किसी को इतनी होप देके और फिर ले लेना। 900 करोड़ जब मैंने सुना, तुम सोचोगे तुम छोटे बच्चे और तुम्हारे अकाउंट में 900 करोड़ रुपए आ जाए। अरे चलो चलो देखो, खत्म हो रही है क्लास बस। ये 125 मीटर पे मान लेते हैं स्पीड होगी v, तो मैं सीधे ये भी लगा सकता हूँ v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो। बोलो भाई क्या लिख देंगे? v स्क्वायर इनिशियली तो 0 है, प्लस 2 ग्रेविटी 10 और डिस्प्लेसमेंट 125 मीटर। मैंने नीचे ही पॉजिटिव ले लिया। हाँ बोलो। स्पीड आ गई। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ m v का स्क्वायर यानी 25,000 बाय 2, 12,500 जूल। ये होना चाहिए था। अब बात आती है पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी जो उस हाइट पे होगी वो होगी जो भी ग्राउंड पे है, प्लस उससे ऊपर जाने पे तो बढ़नी चाहिए। तो m g h, h कितना है? 125 मीटर। तो सीधे लिखेंगे u नॉट है -1000 प्लस m इंटू जी इंटू 125, 11,500 जूल। नहीं वो तो कुछ भी आ जाएगा बेटा। टोटल एनर्जी क्या हो गई? 12,500 प्लस 11,500 कितना हो गया? 24। बोलो कोई डाउट? ठीक है, तो अगली स्टार्ट करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वो मत मिस करना। ठीक है ठीक है, पढ़ लेते हैं, सिलेबस नहीं हो पाएगा टाइम पे। 12 अक्टूबर 13 अक्टूबर को सेंटर ऑफ मास। अगर यहाँ तक समझ आ गया है तो वर्क एनर्जी थ्योरम में कुछ भी नहीं करूंगा मैं यही एक्सप्रेशन लिखूंगा टोटल एनर्जी वाली। समझ आ रही है बात? ऐसा नहीं है नहीं समझ आएगा, ऑनलाइन पढ़ना जरूरी है। नहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बात समझो ना। आप आओगे बिल्कुल समझ आएगा। ये पढ़ के आना, बस जो आज पढ़ा है ना वो पढ़ के आना, आगे पढ़ के आने की जरूरत नहीं है। और ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे थोड़ा कुछ भी उठा के बढ़ा दी। केमिस्ट्री थोड़ी है ये, फिजिक्स है। सर संडे को डिस्कशन है या फिर नहीं है फाइनली? सुनो मेरी बात, अरे सुनो, इससे अच्छा एनएलएम कितना डिस्कस हुआ है? लेवल 2 बाकी है, लेवल 1 1 हो गया। हाँ हाँ पूरा 1। हाँ सर पूरा 1 पूरा 1।